गुड आफ्टरनून बच्चों, कैसे हो बच्चों। अब बेटा मैं आशा करता हूँ कि आपने ये 4 पेपर जो मेरे साथ किए हैं तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत बूस्ट हो गया होगा। अब आप कोई भी अगर पेपर करेंगे और अगर आपने शिद्दत से मेरे साथ मेहनत करी है तो आपका पेपर 1 घंटा 10 मिनट में बड़े आराम से हो जाएगा। तो लास्ट क्लास में बच्चों हमने पेपर नंबर 4 के 36 क्वेश्चन कर लिए थे। मैं उससे आगे क्वेश्चन कराऊंगा आपको। और आज मैं आपको एक बात और बताना चाहूँगा कि आज हमारे पास एक सज्जन पुरुष जो कि दिल्ली के अंदर अकाउंट्स पढ़ाते हैं, वो ऑलराउंडर हैं, अकाउंट्स और मैथ्स दोनों पढ़ाते हैं। आज पार्ट सी जो होगा, जो थर्ड बुक फाइनेंशियल की है, वो भी मेरे साथ हेल्प करने आए हैं आप लोगों के साथ कि आपको भी उनका भी ज्ञान प्राप्त हो। तो चलिए आज हम टाइम ज़्यादा ना ख़राब करते हुए, और ये मैं सस्पेंस रखता हूँ कि कौन आएगा, पहले हम 2 सवाल कर लेते हैं, उसके बाद सस्पेंस खोला जाएगा। तो चलिए आज हम क्वेश्चन नंबर 36 को रीड करते हैं जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। और जैसा कि आपको पता है, ये जो मैंने सवाल उठाए हैं वो अल्टीमेट बुक ऑफ अकाउंटेंसी डॉक्टर विनोद कुमार की उठाए हैं। तो चलिए हम स्क्रीन पर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 36 पे। थर्टी सिक्स हो गया था, हाँ हम यहाँ पर थे पार्ट 1 सेक्शन सी में। और आपको ये सवाल पढ़ना है। आप पहले सवाल पूरा आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसके ऑप्शंस कहाँ चले गए, 1 मिनट। अच्छा हाँ आ गए हैं, ऑप्शंस भी आ रहे हैं। आप सवाल को रीड करना शुरू करिए। अब शायद स्क्रीन पे पूरा सवाल आ जाएगा। हाँ अब सवाल को रीड करिए आप पहले। देखिए मैं सवाल को रीड कर रहा हूँ। ऋषि लिमिटेड इशूड 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 100 ईच, 100 शेयर एट ए प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। On application 20, on allotment 35, including premium ₹10 per share. Balance on first and final call, including balance premium. Overpayment on application were to be applied towards sum due on allotment and first call. यानी कि वो ये कहना चाहता है कि अगर कोई आपका एक्सेस एप्लीकेशन मनी है वो अलॉटमेंट के साथ साथ फर्स्ट कॉल तक भी जा सकती है, तो ले जाना उसे। दूसरा वो कहता है वेयर इज नो अलॉटमेंट वाज मेड, जिनको हमने अलॉटमेंट नहीं दी, मनी वाज रिफंडेड इन फुल। अगर ये नहीं भी लिखता तब भी हम पैसे वापस करते हैं। द इशू वाज ओवर सब्सक्राइब्ड टू द एक्सटेंट ऑफ 8,000 शेयर। सर इस लाइन का मतलब क्या हुआ, अभी डिस्कस करते हैं। एप्लीकेशन फॉर 6,000 वर अलॉटेड, ओनली 2,000 शेयर, एंड एप्लीकेशन फॉर 2,000 शेयर्स वर सेंट टू लेटर ऑफ रिग्रेट एंड द एप्लीकेशन मनी वाज रिटर्न टू देम, ऑल मनी वाज ड्यूली रिसीव्ड। देखिए बच्चों, सबसे पहली बात ये ओवर सब्सक्रिप्शन केस है। सबसे पहले हम ये देखेंगे कि हमें ओवर सब्सक्रिप्शन कितना मिला है। अंडरलाइन द वर्ड टू द एक्सटेंट, यानी कि टू द एक्सटेंट का मतलब होता है इतने से ज्यादा मिला, इतने से ज्यादा मिला। तो अगर आपने कितने के लिए इशू किया था, सर मैंने इशू किया था 10,000 के लिए और ओवर सब्सक्राइब हुआ टू द एक्सटेंट मतलब 8,000, यानी कि आपको एप्लीकेशन मिली 18,000 शेयर्स की। अब आपको पता है ये प्रोराटा का सवाल है, तो आपको पता है मैं एक टेबल बनाता हूं। पहले इससे पहले हम ये देख लेते हैं कि हमें निकालना क्या है, हमें सवाल में पूछा क्या गया है। तो चलिए मैं आगे सवाल में देखता हूं। क्वेश्चन नंबर 37 में मेरे से ये पूछा गया है, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, मैं यहीं पर इसको सॉल्व करता हूं और मैं एक टेबल बनाऊंगा। पहले मैं उसकी इमेज बना लेता हूं। मैं इमेज ले लेता हूं। सर इमेज देखने के लिए एक बार मेरे को फिर दोबारा सवाल पे जाना पड़ेगा। मैं यहां पर एक बार आपसे इमेज क्लियर करा लेता हूं, आपसे आपके साथ वेरीफाई भी हो जाएगी। देखिए मेरा 100 प्लस 20 का शेयर है, हाँ सर है। 20 रुपये एप्लीकेशन पे है, 35 रुपये की अलॉटमेंट है इंक्लूडिंग प्रीमियम है, 35 रुपये की इंक्लूडिंग प्रीमियम ऑफ ₹10, यानी कि 25 + 10, और जो बाकी का 10 रुपये प्रीमियम है वो फाइनल कॉल के साथ है। तो ये क्या हो गया, 20 और 25, ये हो गया 55 + 10। देखिए 55, 25, 55 और 20, 75, 100 आ गया वो, और 100 वो आ गया। उसके बाद देखिए उन्होंने बोला कि
एप्लीकेशन 6000 वालों को 2000 दिए, 2000 वालों को सत श्री अकाल कर दिया। अब देखिए मैं यहाँ अपनी टेबल बना रहा हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करके चलता हूँ, यहाँ से मैं अपने सवाल को शुरू करता हूँ। यहाँ से देखिए अब मैं अपनी टेबल बनाता हूँ और मुझे जो निकालना है, आप ये देखिए मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है नेट अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट, यानी कि जो मेरी फोर्थ एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। तो देखिए मैं यहाँ एक टेबल बना रहा हूँ। मुझे एप्लीकेशन कितनी मिली हैं सर? 18,000 मिली हैं सर, 18,000 मिली। और यहाँ मैं एक पिक्चर बना लेता हूँ, 100 + 20, 100 + 20, 100 + 20, और मेरा कितना कितना था सर? मेरा 20 रुपये एप्लीकेशन पे था, और भगवान भला करे 25 + 10 ये था, और भगवान भला करे 55 + 10 ये था। तो मेरे को 18,000 एप्लीकेशन मिली। मैंने 10,000 शेयर अलॉट करने थे, हाँ सर करने थे। एप्लीकेशन 6,000 वालों को मैंने 2,000 शेयर दिए, और 2,000 वालों को मैंने नमस्ते कर दी। अब देखिए अभी आपके 18,000 एप्लीकेंट का पूरा हिसाब किताब नहीं बना। अब बाकी के जो रिमेनिंग थे वो कितने रह गए? रिमेनिंग पे आपको प्रोराटा लगाना पड़ेगा, दैट इज 10,000 वालों को आपने 8,000 शेयर दे दिए। देखिए जब तक मैंने बोला, जब तक ये 2 कॉलम नहीं बनेंगे आप आगे नहीं चलेंगे, और आपको पैसा एडजस्ट करना है। इसने यहाँ पर ये मुझे हिंट दे दिया था कि कॉल मनी तक भी पैसा जा सकता है। देखते हैं कितना जा रहा है। आपको पैसा कितना मिला? यहाँ पर अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन मिला आपको, मैं फटाफट ऊपर से कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, 1,20,000। यहाँ मिला आपको 40,000, और यहाँ मिला आपको 2 लाख। ये आपका अमाउंट रिसीव्ड ऑन एप्लीकेशन हो गया। रिसीव्ड, ये ड्यू निकाल लेता हूँ मैं, ड्यू कितना हो जाएगा? 40,000, इसका नील बटा सन्नाटा, और इसका हो गया 1,60,000। अब आ जाइए आप एक्सेस एप्लीकेशन मनी पे। एक्सेस एप्लीकेशन मनी कितनी आ गई आपकी? ये आ गई आपकी 80,000, ये आ गई आपकी 40,000, और ये आ गई आपकी 40,000। अब आपको पता है ये एक्सेस था, अब इनको में से रिफंड कर दो। रिफंड कितना कर दो कि जिनको आपने शेयर नहीं दिए? ये 40,000 आपके रिफंड हो गए। अब इसका ड्यू ऑन अलॉटमेंट निकाल लो। ड्यू कितना था? 2,000 इंटू, मैंने आपको बोला यहाँ SPR के साथ ले लेना है, 35 रुपये आ गया। 35 दूनी 70,000 ड्यू हुआ, इसका नील हुआ, इसका कितना हुआ? 35, 35 अट्ठे 25 अट्ठे 2 लाख, 35 अट्ठे 8 पंजे 40, 8 से 24, 2,80,000। बच्चों मेरे से कैलकुलेशन देखते रहना बेटा। अब मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। एडजस्ट कितने कर सकता हूँ? 70 के सामने कितने स्टैंड कर रहे हैं? 80, तो मैं 70 एडजस्ट कर सकता हूँ, यानी कि मेरे बाकी के जो एडजस्ट होंगे वो कहाँ जाएंगे? फर्स्ट कॉल पे चले जाएंगे। और इसके कुछ नहीं होगा। 240 के सामने कितने खड़े हैं? 40, मैंने ये 40 एडजस्ट कर लिए। अब देखिए मुझे जो निकालना है, अब मेरे को यहाँ आ जाइए, मुझे निकालना है अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट। मेरा ड्यू कितना था अलॉटमेंट के ऊपर? मेरा ड्यू था 3.5 लाख रुपए। यहाँ से देखिए बेटा 3.5 लाख रुपए ड्यू था, और एडजस्ट कितना हो गया? 1,10,000 रुपये। मेरा ड्यू था 3.5 लाख रुपए, तो अमाउंट रिसीव्ड ऑन अलॉटमेंट कितना होगा? 3.5 लाख माइनस 1,10,000, डेट इज 2,40,000। कॉल्स नियर कोई नहीं है, तो मेरा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चेक करिए कि आपको समझ आया कि नहीं आया। ठीक है, हाँ सर समझ आ गया। अब आगे चलते हैं। आगे का सवाल मुझे क्या कह रहा है? आगे का सवाल बेटा अगर मैंने इसे मिटा दिया तो दिक्कत हो जाएगी। वो कह रहा है कि फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिला। यहीं पे दिखा रहा हूँ, अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर आएगा बाद में। वो पूछ रहा है आपको फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिला। तो आप ये देखिए, मैं यहाँ बना रहा हूँ अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। आप ये देखिए आपकी फाइनल कॉल कितने की थी सर? 65 रुपये की थी मेरी फाइनल कॉल। तो 10,000 शेयर पे हो गया 6,50,000 रुपये। और आपको देखिए आपके 10,000 रुपये जो एप्लीकेशन का पैसा था, अभी तक देखिए बोर्ड की तरफ देखिए 10,000 रुपये आपके कॉल इन एडवांस में आए हुए थे, जो एप्लीकेशन के पैसे एडजस्ट हुए थे। यहाँ आ जाएगा माइनस 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 10,000 रुपये। और ये आपका कॉल्स नियर कोई नहीं है, तो आपके ऑप्शन में आप ये नोट कर लो, ऑप्शन में 6,40,000 मेरा आंसर होना चाहिए था। 6,40,000 आंसर होना चाहिए था। आप इसे नोट करिए, फिर मैं इसे मिटाऊंगा ताकि आपको अगला सवाल दिखा पाऊँ मैं आपको। ये देखिए ये 10,000 ये वाले यहाँ गए हैं,
टेबल खत्म, पैसा खत्म, टेबल खत्म। अब आप ये देखिए अगले सवाल में चलते हैं। हमसे वो पूछ रहा है अमाउंट रिसीव्ड ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, देन आवर आंसर इज 6,40,000, 6,40,000, 6,40,000, 6 लाख। एक बार मैं दोबारा बता दूंगा, आपके 6.5 लाख रुपए आने चाहिए थे, माइनस 10,000 रुपये आपके एडवांस एक्सेस एप्लीकेशन मनी थी, तो आपको कितना पैसा मिलेगा? 6,40,000। एक्सेस कुछ नहीं था तो कॉल सीनियर कुछ नहीं था, इसके अलावा कॉल्स एडवांस कुछ नहीं था, तो आपका 6,40,000 आपका आंसर आ जाएगा। अब देखिए, अब हम अगले सवाल पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39, 40, 41 आर बेस्ड द हाइपोथेटिकल सिचुएशन गिवन बिलो। आपके सामने अब ये सवाल आ गया, आपके सामने ये सवाल आ गया, आप रीड करेंगे। पर बच्चों, मैंने अभी आपको 1 मिनट पहले कहा था कि मेरे साथ एक टीचर और आ रहे हैं जो कि बहुत ही अकाउंट्स और मैथ्स के एक्सपर्ट हैं, जिनका नाम है CMA रविंद्र अग्रवाल। इनका भी चैनल है CMA रविंद्र अग्रवाल का, आप उसे भी सब्सक्राइब करिए और उनका जितना ज्ञान उनके पास है उस ज्ञान का लाभ उठाइए। आइए रवि सर, आइए, मोस्ट वेलकम सर। रवि सर नमस्कार। थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोड्यूसिंग मी हियर। सतीश जी जैसे आपको कर्मठ टीचर नहीं मिलेंगे, बहुत ही मेहनती और बहुत ही पैशनेट। नहीं सर, वो तो आपका बड़प्पन है सर, हम तो कुछ नहीं, हम तो लर्नर हैं सर। मैंने देखे हैं सर, लेकिन जो पैशन के साथ आप बच्चों के साथ लगे रहते हैं, इट इज सर आउटस्टैंडिंग। तो मैं ये चाहूँगा कि अब थोड़ी सी कमान रवि सर संभालें और मैं इनके साथ अब थोड़ी देर आराम करूँगा, और ये रवि सर आपको इस पूरे सेक्शन को अब आप रवि सर कराएंगे। चलिए रवि सर, आप लीजिए ये पेन और नहीं होगा नहीं, करो करो सर, ये लो आप करो और आप बच्चों को समझाइए। ये रखिए सर आप। हाँ। चलो बच्चों, अब रवि सर आपको इसके आगे के सवाल रवि सर से पढ़िए और आपको बहुत मजा आएगा, मेरे से ज़्यादा मजा आएगा, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। चलिए सर, आप कराइए। नहीं, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। बेटा ठीक है, सतीश जी को थोड़ा आराम मिल जाएगा, सतीश जी फिर दोबारा आएंगे। और बेटा पहले एक बार क्वेश्चन को आप रीड कर लीजिए, जैसे सतीश सर ने कहा आपको यहाँ हर एक क्वेश्चन को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद हम देखेंगे व्हाट इज़ रिक्वायर्ड फ्रॉम द क्वेश्चन। फाइन, XYG बेटे पार्टनर हैं, शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। After the final accounts have been prepared, it was discovered that interest on drawing at the rate of 6% has been omitted to be recorded in the books of account. This is very very important. और सर ने बताया था पहले के क्वेश्चंस में भी कि यहाँ पास एडजस्टमेंट का ये हमारा सवाल बनता है बेटा। उसके बाद उन्होंने पूछा है कि आपसे ऑप्शंस के अंदर में 3 पार्ट यहाँ पूछे गए हैं, और इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि यहाँ पे आपको ये जो आपका पार्ट 1 में 3rd वाला सेक्शन है, यहाँ से आपको 4 क्वेश्चन करने हैं। सतीश जी ने पहले 2 क्वेश्चन कराए थे आपको, आपने देखा 37, 38। यहाँ से आपको केवल 2 करने एग्जाम के अंदर में, तीनों करके नहीं आने, ये सतीश जी ने आपको पहले भी बताया होगा। टोटल आपको 4 करने हैं, 2 पहले कर चुके हैं, यहाँ 3 आए, 3 में से कोई 2 करेंगे बेटा आप, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे एक्स ने विड्रॉ किया 5,000 इन द बिगनिंग ऑफ द मंथ, वाई ने विड्रॉ किया 15,000 इन द बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट लाइन है देखने वाली, और यहाँ जेड ने विड्रॉ किया है एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर। सबसे पहले उन्होंने पूछा है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उन्होंने एक्स के लिए पूछा है यहाँ पे, तो मैं चाहूंगा बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैसे निकालेंगे यहाँ पे। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पहले आप थोड़ा रिवाइज कीजिए बेटा यहाँ पे कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के अंदर क्या करेंगे। अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ निकाला है तो आप देखिए कि जो इंटरेस्ट जो चार्ज करते हैं वो कितने मंथ्स का चार्ज होगा। ठीक है सर, तो यहाँ पे अगर बिगनिंग ऑफ एवरी मंथ है तो आप देखिए कि हमारा जो इंटरेस्ट चार्ज होगा वो कितने मंथ्स का चार्ज होगा। बिल्कुल 6.5 महीने का चार्ज करेंगे, 6.5 मंथ्स का चार्ज करेंगे। मैं दूसरे पे भी चलता हूँ वाई पे, यहाँ भी दे रखा है बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है। यहाँ अगर बिगनिंग ऑफ ईच क्वार्टर है तो इंटरेस्ट कितने का चार्ज होगा, 7.5 मंथ्स का चार्ज होगा। और मैं चाहूँगा जैसे जैसे मैं बोलते जा रहे हैं तो आप यहाँ पे अपने यूट्यूब के कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर आप डालें यहाँ पे। और जेड ने विड्रॉ किया है 15,000 एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर, ये इंपॉर्टेंट है। एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर में देखें कितने लोग लिख के बताएंगे कि कितने मंथ्स का इंटरेस्ट चार्ज होगा, तो आपको नेट रिजल्ट पता होना चाहिए 4.5 मंथ्स। अब मैं ऑप्शन पढ़ लेता हूँ जरा अपनी, ठीक है, उसके बाद मैं आगे चलूंगा। यानी कि मुझे तीनों का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना ही होगा। अगर आप देखेंगे क्वेश्चन को तो बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ है 5,000 है, कैसे निकालेंगे बेटा, 5,000 इंटू 12 करेंगे बेटा हम लोग। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है बेटा हमारे पास, ये 6% है, और ये आ जाएगा हमारा 6.5/12। ये कैलकुलेशन आपको करनी होगी बेटा, और ये कैलकुलेशन आप करेंगे तो ये अमाउंट जो हमारा निकल के आएगा वो आ जाएगा। सतीश जी तो कुछ हेल्प कर देंगे मेरी जरा आप, 1950, यस 1950 रुपये। देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स, ये उन्हें पूछा भी गया है। अभी देखते हैं ऑप्शन क्या आएंगे, पहले मैं काम करना शुरू कर रहा हूँ एक्चुअली में, ठीक है बेटा, ताकि आपको यहाँ कंसेप्ट भी हम साथ साथ में सिखा रहे हैं। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स के लिए हो जाएगा 1950। एक बार वाई के लिए भी निकाल लें हम लोग। वाई का अभी आप लोगों ने बताया 7.5 मंथ्स का लगेगा, और ये वैसे भी 1 मार्कर में आपके सवाल पूछे जा सकते हैं यहाँ पे। तो कितना हो जाएगा बेटा, क्वार्टर है तो याद रखेंगे आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे क्वार्टर के अंदर में,
4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6% का इंटरेस्ट है, और यहाँ चार्ज होगा 7.5 मंथ्स के लिए आप चार्ज करेंगे 7.5/12। तो ये जो अमाउंट आपका 2250 हमारा किसका आ गया बेटा, y का अमाउंट आ गया है। तो y का इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया 2250। हम लोग g के लिए भी निकाल लेते हैं, 15,000 है, क्वार्टरली है, ध्यान रखेंगे 12 से मल्टीप्लाई नहीं कर देंगे, आपके पेपर को स्पॉइल कर देंगे अदरवाइज ये चीज़ें। 15,000 इंटू 4 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है, और जैसे हमने पढ़ा एट द एंड ऑफ ईच क्वार्टर है, तो इंटरेस्ट चार्ज होगा 4.5/12। आप इसको कैलकुलेट करेंगे, कैलकुलेशन भी आप करके बताएंगे। सतीश जी मेरे साथ हैं यहाँ पे, देखिए 00 से 00 चली गई है, 610 1350। ये तीनों पार्टनर का मेरे पास इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग यहाँ कैलकुलेट होके आ गया है बेटा। तो अब मैं आगे चलूंगा और देखता हूँ क्या मेरी रिक्वायरमेंट है क्वेश्चन की, ये देखते हैं जरा, क्योंकि ये क्वेश्चन हम लोगों ने कल क्लास में भी कराया था, और बहुत अच्छी बुक है हमारी ये विनोद जी की। और आगे चलेंगे बेटा इसके अंदर हम लोग। तो बेटा यहाँ देखिए पहला ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स विल बी। तो आप लोगों ने देखा हमने कैलकुलेट किया था इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन एक्स, हमने पहले कैलकुलेट किया है। तो हमारा आंसर क्या आया था बेटा, बिल्कुल ठीक कहा, हमारा आंसर आया था 1950। 1950 इज द राइट आंसर। 1950 पे आप क्या कर देंगे बेटा, यहाँ टिक कर देंगे, ये हमारा फाइनल आंसर आया था। तो देखिए आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। आगे चलेंगे हम लोग, नेक्स्ट पे चलते हैं बेटा। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑन जी भी पूछ लिया उन्होंने, आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ जेड भी निकाला था। यहाँ पे जो अमाउंट हमारे पास कितना आया था, अगर आप मुझे बताना चाहेंगे तो आपने कैलकुलेट किया था यहाँ पे बेटा, ये अमाउंट आ गया था हमारा 1350। ये इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हमारा कितना आ गया था बेटा, 1350 हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ गया था बेटा। ये अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 1350। तो अब मैं आपके लिए एक चीज़ रिकमेंड कर रहा हूँ, साथ में अब यहाँ पे एक सवाल और पूछा गया है, वाइज कैपिटल अकाउंट विल बी डेबिटेड और क्रेडिटेड, यानी कि पास एडजस्टमेंट का सवाल है। यहाँ देखना वाई का अकाउंट कितने से डेबिट या क्रेडिट हुआ है। मैं अगर एग्जाम में इस क्वेश्चन को छोड़ के आऊँगा, रीजन बीइंग क्या, हम यहाँ जरूर करेंगे क्योंकि यहाँ 5 में से हमें केवल 4 सवाल सॉल्व करने थे, यह हमारे लिए काम बहुत बढ़ गया है। यहाँ पे आपको पास एडजस्टमेंट की टेबल बनानी पड़ेगी और उसके थ्रू बताना पड़ेगा कि यहाँ पे इसका अमाउंट डेबिट और क्रेडिट कितना होगा। तो देखते हैं जरा, आप टेबल बनाते थे, कई अप्रोचेज हैं करने के लिए। देखिए यहाँ पे आपने टेबल बनाई, यहाँ पे टेबल के अंदर आपने क्या किया, यहाँ आपने क्या करा, पार्टनर्स के नाम लिखे और ये फर्म का कॉलम बन गया। ये हमारे पार्टनर के नाम है एक ABC, आई होप कि डेबिटेड विद सॉरी XYG और फर्म के नाम से हैं। आपने देखा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम लोगों ने क्या कर दिया था, इग्नोर कर दिया था। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट डेबिट क्रेडिट और डेबिट क्रेडिट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग देखिए एक्स का कितना आया था, अभी आपने पिछली वाली ऑप्शन में भी वहाँ पे इसको मार्क किया था और हमारा अमाउंट आया था 1950। तो यानी कि हम लोग इग्नोर कर दिया है, तो 1950 को यहाँ क्रेडिट करेंगे। वाई का भी आपने कैलकुलेट किया था। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग सर हम भूल गए थे, हम लोग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम भूल गए थे, हम लोग वो हमें क्या करना था, डेबिट करना। बिल्कुल बिल्कुल ठीक कहा। तो इस तरह की गलतियां लग सकती हैं हमारे पास। देखिए सतीश जी ने फौरन इस चीज़ को पकड़ लिया। तो यहाँ पे इन चीज़ों के अंदर आपको बहुत ध्यान रखना है। मैंने फिर भी कहा आप ऐसे क्वेश्चन को आपको देखना है, जो बाउंसर है आपके लिए वो आपको छोड़ना होगा। वाई इट इज बिंग डेबिटेड, बिकॉज ये कंसिडर नहीं हुआ था। और ये भी याद रखिए केवल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ही इकलौता आइटम है जो हम क्या करते हैं बेटा, डेबिट करते हैं। बाकी सैलरी है, कमीशन है, प्रॉफिट है, वो नॉर्मली क्या होती हैं बेटा, क्रेडिट होती हैं। तो यहाँ पे अमाउंट मेरे पास कितना आ जाएगा बेटा, ये फिर से देख लेते हैं एक बार। 1950 आ गया था, यहाँ पे इनका कितना आ गया था, वाई का 2250 आ गया था, और सी का अमाउंट हमारा कितना आया था 1350। अब देखते हैं आप में से मुझे पहले कौन बताएगा कि यहाँ पे टोटल कितना आ गया इनका। देखिए ये आ गया 19 और 22 41 54 50 55 50 आ रहा है सर। तो यहाँ डेबिट हुआ है तो फर्म के अकाउंट में मैंने क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। नहीं करा बेटा, हम लोगों ने फर्म के अकाउंट में क्रेडिट कर दिया। अब देखेंगे, अब यहाँ पे इनकी ये सबसे पहले हम फर्म का अकाउंट क्लोज करेंगे और 1550 को इक्वल रेशियो तो नहीं है, 3:2:1 का रेशियो है, तो जो डिफरेंस आया है उसको हम 3:1 के रेशियो में डिवाइड करेंगे। और ये अमाउंट कितना कितना आ जाएगा, इसको हम डिवाइड करके देख लेते हैं। ठीक, 925 आ गया हमारे पास और 1850 और ये आ जाएगा 2775 ये आ गया। तो मुझे इतनी कहानी में नहीं जाना था, इन्होंने खाली मुझसे पूछा कि मुझे बताइए कि यहाँ पे वाई के अकाउंट से पूछा नहीं। तो वाई के अकाउंट में देखिए कितना डिफरेंस आया, 2250 रुपये का डेबिट और एक क्रेडिट। और सतीश जी हमेशा एक बात कहते हैं यहाँ पे
कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, यानी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस का मतलब क्या कि डेबिट साइड हमारे पास यहाँ हैवियर आ रही है। कितनी हैवियर आ रही है? 400 रुपये। तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसके अकाउंट को हम लोग डेबिट कर देंगे। तो क्या ऑप्शन हमारे पास बनेगा? आप मुझे बता सकते हैं कि बेटा क्या ऑप्शन मेरा बनेगा बेटा यहाँ पे? और मेरा ऑप्शन क्या आ जाएगा बेटा? यस, ए मेरा ऑप्शन आ जाएगा। यस, इट विल बी डेबिटेड विथ 400। अगेन इट इज रिकमेंडेड कि ये बुमराह का बाउंसर है, बुमराह का यॉर्कर बॉल है, तो उसको छोड़ने की कोशिश करनी है और एक छोड़ना ही है हमें। तो मैं चाहूंगा इस सवाल को आप छोड़ें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। आगे चलेंगे बेटा इसके अंदर हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं हम लोग। और हमारे पास वो नया सेक्शन आता है हमारे पास, अब ये आता है क्वेश्चन नंबर 42 से आता है, और ये पूरा पार्ट सी के ऊपर हमारा सेक्शन है हमारे पास। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन हमारे पास आता है, पहले आप इसको रीड कर लीजिए कि पार्ट बी जो है हमारे पास, वहाँ पे असर्शन और रीजनिंग के बहुत सारे सवाल हमारे पास हैं। प्लीज गो थ्रू। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेबल एज असर्शन एंड अनदर लेबल एज अ रीजन। असर्शन क्या है? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन द ड्यू डेट विल इंक्रीज द करंट रेशो, विल इंक्रीज द करंट रेशो। और रीजन क्या दिया इन्होंने? रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन द ड्यू डेट मीन्स डिबेंचर आर रिडीम्ड ऑन टाइम in the current year and both current assets and current liability have decreased by the same amount। तो मैं थोड़ा और ऊपर कर लेता हूं ताकि आप पूरा क्वेश्चन आप पढ़ पाएं। तो आप अपना दिमाग लगाइए और देखिए इसके अंदर में क्या इसका आंसर बनेगा। पहले आपको एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं बताना चाहूंगा। रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर का मतलब बच्चों के दिमाग में क्या रहता है कि इट इज अ डिक्रीज इन द नॉन करंट लायबिलिटी, इट इज अ डिक्रीज इन द नॉन करंट लायबिलिटी। माय डियर स्टूडेंट्स, याद रखना, अभी भी कभी भी रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होता है, जिस साल में डिबेंचर रिडीम होने होते हैं उस साल में आकर के करंट लायबिलिटी बन जाता है, उस ईयर में आके करंट लायबिलिटी बन जाता है। लास्ट ईयर में इसको धक्का देना हमारी बैलेंस शीट से। तो यानी कि अगर 10 साल के लिए डिबेंचर रिडीम हुए हैं तो शुरू के 9 साल तो नॉन करंट लायबिलिटी रहता है, लेकिन 10वें साल में आके वो क्या बन जाता है? करंट लायबिलिटी बन जाता है। तो यहाँ सवाल यही बनता है हमारे पास कि अगर रिडेम्पशन और डिबेंचर हुआ है तो क्या हमारे पास पूछा गया है कि इट विल इंक्रीज द करंट रेशो। अब आप एक बात और भी सोच रहे होंगे, सर यहाँ करंट रेशो कितनी है? फिर से मैं कहूँगा, सतीश जी का बहुत अच्छा डायलॉग है यहाँ पे, बिल्कुल बहुत अच्छे ढंग से बताया सतीश जी ने कि अगर आपको रेशो नहीं दे रखी है तो हमेशा आप स्टैंडर्ड रेशो लेंगे, 2:1 लेके चलेंगे। अब 2:1 के हिसाब से देखिए, अगर रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर होगा तो क्या इंपैक्ट आएगा हमारे पास रेशो के अंदर में, वो हम लोग देख लेते हैं। तो आप देखेंगे दोनों चीज़ें क्या हो रही है हमारे पास। अगर रिडीम करेंगे डिबेंचर को तो हमारा कैश कम होगा, या बैंक के थ्रू करेंगे तो बैंक कम होगा, करंट एसेट कम हो रही है। साथ साथ में इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि करंट लायबिलिटी भी हमारी क्या होगी? डिक्रीज होगी। और दोनों चीजें अगर मेरी डिक्रीज हो रही हैं तो मेरी रेशो अल्टीमेटली क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। आप एग्जाम्पल के थ्रू भी कर सकते हैं। तो मेरे पास जो पहली वाली बात कही गई थी कि रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर विल इंक्रीज द करंट रेशो, यस एब्सोल्युटली इट इज करेक्ट। आगे चलते हैं। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर on the due date means debenture are redeemed on the time in the current year, both current assets and current liability have decreased by the same amount, yes absolutely correct। और उसके बाद हम स्टैंप लगाते हैं कि ये स्टेटमेंट जो है असर्शन के साथ साथ जो रीजन है वो करेक्ट है। तो हमारे हिसाब से आंसर क्या बनेगा इसका? बी इज अ राइट आंसर। बहुत सोच के करने हैं आपको असर्शन रीजनिंग वाले सवाल, इस बात का जरूर से जरूर ध्यान रखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मार्क कर लेना बेटा ये। आगे चलते हैं बेटा। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 43 पे आते हैं। ये देखिए छोटा सा सवाल है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस। ये चैप्टर 2 है हमारा पार्ट बी का। बच्चे इसको छोड़ के आते हैं, लेकिन मैं मान रहा हूं कि आप इसको करके आइए। और विनोद जी की बुक के जो स्टार्टिंग में आपको चैप्टर वाइज आपको जो क्वेश्चन दे रखे हैं उनको एक बार आपने गो थ्रू कर लिया तो कहीं आपको प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। आगे चलेंगे, देखिए इसमें क्या, इट इज अफेक्टेड बाय द पर्सनल बायस, यस इग्नोर प्राइस लेवल चेंजेस, लैक ऑफ क्वालिटेटिव एनालिसिस। और फोर्थ हमारे पास यहाँ पे क्या बनता है बेटा? ये है इंटर फॉर्म कंपैरिजन स्टडी पॉसिबल। देखिए बिल्कुल क्लियर कट आ रहा है आपको। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? यस आंसर इज डी। इसका आंसर क्या आ जाएगा बेटा? डी आ जाएगा, बिकॉज इंटर फॉर्म कंपैरिजन जो है हमारे पास दिस इज नॉट द लिमिटेशन। बाकी तीनों है हमारे पास, वो लिमिटेशन के अंदर हम लोग कंसीडर करते हैं बेटा। आई होप दिस इज क्लियर। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए तो आप बिल्कुल आप कमेंट बॉक्स में डालिए, और सतीश जी और हमारे पास जैसे भी टाइम अवेलेबल होगा हम आपके लिए काम करेंगे बेटा। आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 44 पे आते हैं बेटा। और ये भी बता देता हूँ, इस वाले पार्ट से हमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 5 करने हैं, 2 छोड़ने ही छोड़ने हैं, वो देखने हैं कौन से 2 छोड़ेंगे। लेकिन यहाँ हम सारे क्वेश्चन आपको लिए एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। इफ द करंट रेशियो इज 2:1, इफ द करंट रेशियो इज 2:1, क्विक रेशियो इज 1.5:1। ठीक है।
और ए ट्रांजैक्शन इन्वॉल्विंग डिक्रीज इन बोथ करंट एसेट्स एंड क्विक रेशियो, कि हमें एक ऐसी ट्रांजैक्शन बतानी है। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन फ्रेम किया है, यानी कि एक ही चीज़ में चार चार सवाल पूछ ले गए हैं। आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी बिल्कुल यहाँ होगी आज यहाँ पे। तो बताइए कि दोनों रेशियो में क्या है, एक ट्रांजैक्शन बतानी है जिससे डिक्रीज हो करंट रेशियो एज वेल एज क्विक रेशियो भी डिक्रीज हो, ऐसा आपको इसमें बताना है। क्या आएगा? तो आप इसमें क्या कर सकते हैं, एक एक करके ऑप्शन में चेक ही करने पड़ेंगे। यहाँ ट्रांजैक्शन तो दी नहीं और फिर चेंज पूछा है, यहाँ ने बता दिया चेंज इतना है, कौन सी ट्रांजैक्शन से होगा। पहला पार्ट पढ़ते हैं, परचेज ऑफ नॉन करंट एसेट्स। आप देखिए नॉन करंट एसेट्स क्या होती हैं, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, मशीनरी। अगर वो परचेज करेंगे तो क्या इंपैक्ट होगा देखिए। और कैश में परचेज किया, इसको ध्यान दिया जाए। कैश का मतलब आपने पेमेंट उसकी उधार में नहीं है, कैश में है उसकी पेमेंट, ठीक है। तो क्या करेंगे, आप देखेंगे सर परचेज की नॉन करंट एसेट्स, तो क्या हमारी करंट एसेट पे कोई इंपैक्ट आएगा? बिल्कुल, आपका कैश कम हुआ है तो आपके करंट एसेट्स यहाँ पे क्या हो जाएंगे, कम आ जाएंगे, फाइन। और क्या आपकी करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आएगा? आप कहेंगे नहीं सर, करंट लायबिलिटी पे कोई इंपैक्ट आने वाला नहीं है। तो आपका न्यूमरेटर क्या हो गया, बेसिकली इंक्रीज हो गया। कोई अमाउंट लेके भी कर सकते हैं। आपका न्यूमरेटर आपका क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। नीचे कोई चेंज नहीं है, तो अल्टीमेटली आपकी करंट रेशियो भी क्या हो जाएगी बेटा, डिक्रीज हो जाएगी। करंट रेशियो भी आपकी डिक्रीज हो जाएगी। दूसरी बात आती है, क्या क्विक रेशियो के लिए देखें, क्विक रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, क्विक एसेट्स आते हैं जिसके अंदर हम क्लोजिंग स्टॉक और प्रीपेड एक्सपेंसेस को हम कंसीडर नहीं करते और एडवांस पेमेंट्स को हम कंसीडर नहीं करते हैं। तो क्या करेंगे, ऑफ कोर्स बिल्कुल सेम, करंट एसेट आपकी कम होंगी और करंट लायबिलिटी को इम्पैक्ट नहीं आएगा। तो इस केस में दोनों ही चीज़ें हमारी कम हो रही हैं, तो मेरे हिसाब से तो इसका ऑप्शन ए आ गया। लेकिन बाकी ऑप्शन भी हम एक्सप्लोर करके देखेंगे। एक ऑप्शन में जरूर आपको समझाऊंगा, क्या बेटा, कैश पेमेंट ऑफ ए करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी की पेमेंट करेंगे तो क्या होगा, इसमें क्या होगा, आपकी करंट एसेट भी कम हो रही है, करंट लायबिलिटी भी कम हो रही है, दोनों चीज़ें कम हो रही हैं। तो अब जरूर देखना, रेशियो में बढ़ रही होगी तो बेकार हो गया। परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, स्टॉक आपने परचेज किया, स्टॉक आपका क्या हो गया, बिल्कुल स्टॉक आपका बढ़ गया, कैश कम हो गया, करंट एसेट में कोई चेंज नहीं आया, करंट रेशियो में भी नो चेंज आएगा। तो पहले करंट रेशियो के हिसाब से देख लेते हैं, फिर क्विक रेशियो पे जाएंगे, क्योंकि करंट रेशियो कम होनी चाहिए। और रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर ऑन ड्यू डेट इन द करंट ईयर, जैसे अभी हम लोगों ने इस कंसेप्ट को बताया था, डिबेंचर रिडीम हो रहे हैं तो आपकी करंट लायबिलिटी क्या होगी, कम होगी, कैश भी आपका कम होगा और रेशियो इंक्रीज होगी। पुराने वाले से भी आपको हिंट मिल गया। तो अल्टीमेटली वी विल गो विद द ए ऑप्शन हेयर। आगे चलेंगे बेटा, उसके बाद 44 के बाद अब आएंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 45 पे आएंगे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सी बात जो है वो सही है। सही बात पे हमें यहाँ पे जाना होगा। देखते हैं, प्रपोज डिविडेंड कम्स अंडर द नॉन करंट लायबिलिटी, पहली ऑप्शन इन्होंने दी हमारे को। चलिए जी, कौन सी बात सही है वो बतानी है हमारे को। प्रपोज डिविडेंड आपको मालूम है करंट लायबिलिटी में आता है, तो इसका मतलब जैसे हमारे सतीश जी कहते हैं झूठी है, ये बात गलत है हमारे लिए, तो चल झूठी, थैंक यू, चल झूठी। तो झूठी बात को कट कर दिया मैंने। शॉर्ट टर्म प्रोविजन आर शोन अंडर द करंट लायबिलिटी, यस बिल्कुल वेलकम करेंगे हम लोग, यस ये हमारे लिए बिल्कुल सही बात है। फिर भी हम बाकी को भी एनालाइज करके देखते हैं, क्योंकि इनमें मल्टीपल ऑप्शंस आएगा यहाँ पे। रेशियो एनालिसिस हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग ऑफ कैश फ्लो एंड कैश आउटफ्लो, बिल्कुल नहीं, इस बात का कोई लेना देना नहीं है। इनफ्लो और आउटफ्लो का रेशियो एनालिसिस से कोई मतलब नहीं है। प्रीपेड रेंट, नहीं ये तो नॉन करंट एसेट होती ही नहीं है सर, ये तो करंट एसेट होती है, ये तो हमें मालूम है, तो ये बात भी गलत है यहाँ। तो कौन सी बात सही लगी आपको? यस, यहाँ पे बी बात जो सही है, ये जरूर पढ़ लेना, करेक्ट है या इनकरेक्ट है, क्या पूछ रहा है, यहाँ बड़ी गूगली लग जाती है। तो कौन सी बात करेक्ट है? यस, यहाँ पे करेक्ट बात है सेकंड वाली, तो ओनली, तो बी इज द राइट आंसर। तो यहाँ पे जो हमारा सही वाला जो आंसर होगा वो हमारा क्या हो जाएगा बेटा? यस, बी पार्ट हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे आपको, क्योंकि इस पार्ट में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है आपके लिए भी। तो यहाँ आगे चलेंगे हम लोग बेटा 38, अच्छा हम थोड़ा पीछे की तरफ आगे हैं, तो हमारा क्वेश्चन नंबर अब आएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ये भी हो गया है, ये भी कर लिया था हम लोगों ने, उसके बाद हम लोगों ने ये वाला सवाल भी कर लिया। अब क्वेश्चन नंबर 46 पे चलेंगे हम लोग। यस, एनालिसिस कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट, मैनेजमेंट कौन सा एनालिसिस करता है? हॉरिजॉन्टल, टाइम सीरीज, एक्सटर्नल। ये क्वेश्चन जनरली बच्चों को बड़ी दिक्कत आती है, क्योंकि इतना थ्योरी आप लोग पढ़ते नहीं है, अकाउंट से प्रैक्टिकल के पीछे भागते हैं। तो मेरा मानना है कि आप चैप्टर वाइज जो क्वेश्चंस हैं उनके अंदर आपको जरूर कर लें। बिल्कुल इसका आंसर आएगा इंटरनल एनालिसिस। क्या आएगा बेटा? यस, इसका आंसर हमारे पास आ जाएगा इंटरनल एनालिसिस करती है मैनेजमेंट बेटा। चलेंगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, मैच करना है बेटा आपको। मैच कैसे करेंगे? बिल्कुल एक एक करके पढ़ते जाइए कि कहाँ पे क्या चीज़ आएगी।
इंटरेस्ट पेड ऑन पब्लिक डिपॉजिट, ये कहाँ पे आएगा अगर इंटरेस्ट पे करते हैं पब्लिक डिपॉजिट पे? क्या रिजर्व सरप्लस का ऐसा? नहीं। अदर इनकम है? बिल्कुल नहीं, इंटरेस्ट पेड है। फाइनेंस कॉस्ट, करंट लायबिलिटी, ऑफ कोर्स ये किस में आ जाएगा बेटा? फाइनेंस कॉस्ट में आ जाएगा। सिक्योरिटीज प्रीमियम, बिल्कुल सही कहा, ये आ जाएगा आपका रिजर्व एंड सरप्लस में आ जाएगा। गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, वह फाइनेंशियल कंपनी, ये फाइनेंशियल कंपनी है तो इनका मेन काम ये नहीं है, तो ये अदर इनकम में आ जाएगा। और कॉल्स इन एडवांस बिल्कुल सीधा सीधा कहाँ आएगा हमारा? करंट लायबिलिटी में, करंट लायबिलिटी में आएगा। तो देखते हैं कि पहले का हमारे पास क्या आया। पहले का सी आ रहा है, दूसरे का बी आ रहा है हमारे पास, ये है। दूसरे का हमारे पास ए आ रहा है, तो ये वाली ऑप्शन नहीं है। आगे चलेंगे थोड़ा सा हम लोग, ये जो हमारे पास ऑप्शंस आई हैं और उसके अंदर हम देखते हैं तो बिल्कुल ठीक, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी बेटा? सी हमारे पास हो जाएगी यहाँ पे, और ये हम आसानी से कर पाए बेटा। फोर्थ ये हमारे पास ऑप्शन नंबर सी आ जाएगी। लास्ट में पता लगी रहा है यहाँ डी आ रहा है बेटा। तो करंट लायबिलिटी कॉल्स इन एडवांस रिलेटेड है, कॉल्स इन एडवांस जो आता है करंट लायबिलिटी में आता है। आई होप ये भी आपको क्लियर होगा बेटा। आगे चलेंगे बेटा हम लोग और चलेंगे क्वेश्चन नंबर 48 पे चलेंगे हम लोग। 48 क्वेश्चन क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। देखिए आ गया ना बेटा, इसमें बतानी है कि हमें कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। ये ध्यान से पढ़ना है आपको। तो जो गलत होगा बताएंगे, जो झूठे कौन है वो हम लोग देखेंगे इसके अंदर में। पहले कहता है गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट एट ए प्रॉफिट ऑफ 100%, इम्प्रूव द करंट रेशियो टू 2:1। आप देखिए अगर आपने गुड्स बेचे हैं क्रेडिट के ऊपर तो आपका कैश क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। स्टॉक आपका है 2:1, तो बिल्कुल ये बात तो बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि हमारा कैश बढ़ेगा और स्टॉक कम होगा, लेकिन अल्टीमेटली हमारा कैश बढ़ेगा, तो करंट एसेट्स हमारे बढ़ रहे हैं तो रेशियो इंक्रीज होगा, ये तो बात सही है। रेंट पेड इन एडवांस डिक्रीज द क्विक रेशियो और 1:1, बिल्कुल। अगर हमने रेंट पे किया एडवांस के अंदर में तो इसमें भी हमारी रेशियो क्या होगी हमारे पास? बिल्कुल डिक्रीज होगी, क्योंकि आपका लिक्विड एसेट्स क्या हो जाते हैं बेटा यहाँ पे? कम आ जाएगा हमारे पास। आगे चलेंगे हम लोग। देयर इज अ नो इफेक्ट इन द करंट रेशियो ऑन रेंट पे इन एडवांस। अगर रेंट आपने एडवांस से पे करा है तो आपका क्या होगा? बिल्कुल नहीं, आपका कैश क्या हो रहा है बेटा? यहाँ पे कम हो रहा है, साथ साथ में आपके करंट एसेट्स भी कम हो रहे हैं, अल्टीमेटली नो चेंज होगा, तो नो इफेक्ट आएगा, ये बात भी सही है। परचेज ऑफ गुड्स विल इंक्रीज द करंट रेशियो। परचेज ऑफ गुड्स से क्या होगा? आपकी करंट रेशियो इंक्रीज हो जाएगी क्या? बिल्कुल नहीं, ये बिल्कुल बात गलत है, क्योंकि अगर आप गुड्स परचेज करेंगे तो आपके करंट एसेट्स बढ़ गए, आपके करंट लायबिलिटी बढ़ गई, दोनों चीज़ें अगर आपकी बढ़ गई हैं तो अल्टीमेटली रेशियो क्या हो जाएगी आपकी बेटा? यहाँ पे डिक्रीज होगी। तो ये वाली बात आपकी गलत है, तो डी इज़ द राइट आंसर। आगे चलेंगे, उसके बाद हमारा देखिए फिर हमारा सेक्शन बी आया है। यहाँ पे ध्यान देना है आपको, 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने हैं, एक क्वेश्चन छोड़ना है। जो भी आपको यॉर्कर बॉल आए, लास्ट ओवर है बैटिंग का, 20वां ओवर है 2020 का, तो ये आपको क्या करना है? छोड़ना होगा। तो पहला सवाल यहाँ पे आता है हमारे पास, यस बिल्कुल फेवरेट एरिया है ये, बहुत हमारा बहुत अच्छे लगते हैं सवाल ये। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 9 लाख रुपए है, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट है। एक छोटी सी बात आपको बता देता हूँ, अब लिख लेना कि जो प्रॉफिट की परसेंटेज होती है 25% का मतलब कितना हो गया? 1/4 हो गया बेटा। कितना हो गया? 1/4 ऑफ कॉस्ट। तो हमेशा सेल का 1/5 होगा बेटा। ये थोड़ा मैथमेटिकल आपको बता रहे हैं हम लोग, यानी कि कॉस्ट पर जितना होता है सेल पे हमेशा उसका ज़्यादा होता है। तो सारे बच्चे अभी अपनी नोटबुक खोलेंगे और उसके गत्ते पे लिखेंगे, गत्ते का मतलब जो फ्रंट पेज है उसके ऊपर लिखेंगे, ताकि नोटबुक खोलते ही आपको पता लग जाए कि 1/n ऑफ कॉस्ट, 1/n ऑफ कॉस्ट, तो 1/n + 1 ऑफ सेल। ये आप इसको मगअप कर लीजिए चीज़ को अभी आप समझने के लिए कि ऐसा होता है हमारे पास 1/n + 1 ऑफ सेल, यानी कि 25% कॉस्ट पे है तो 1/4 ऑफ कॉस्ट है, सेल पे एक ज़्यादा होगा 1/5 हो जाएगा, 1/5 ऑफ सेल। सेल हमें दे रखिए 9 लाख। अब देखिए 9 लाख का कितना हो गया बेटा? 9 लाख का 1/5 निकालिए। बाकी एक्स वाला मेथड तो आप लगाते ही आ रहे हैं, वो भी आप फॉलो कर सकते हैं। 9 लाख का 1/5 कितना हो गया बेटा? यस, ये आ जाएगा मेरा 1,80,000 रुपये आ जाएगा, 1,80,000 रुपीज़। तो 1,80,000 मेरा क्या आ गया बेटा? यस, ये मेरा आ गया ग्रॉस प्रॉफिट का अमाउंट आ गया। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मुझे कितना दे रखा है? 9 लाख रुपए दे रखा है। आपको मालूम है आपको CRFO निकालना है। CRFO कैसे निकलेगा यहाँ? यस, नेट सेल जिसे कहते हैं या RFO कहते हैं, उसमें से आप ग्रॉस प्रॉफिट को माइनस कर लीजिए और ये कितना आ जाएगा? 7,20,000। ये मेरे पास आ गया है CRFO। लेकिन मुझे ऑपरेटिंग रेशियो पूछा गया है। ऑपरेटिंग रेशियो का मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा? ऑपरेटिंग कॉस्ट निकालनी पड़ेगी। वो क्या होती है बेटा? CRFO प्लस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। CRFO में आपको ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस प्लस करने हैं, टाइम भी हमारे पास कम होता है, उसको ध्यान में रखना है। तो
CRFO मेरा 720 है और मेरे यहाँ पे जो ऑपरेटिंग एक्सपेंस दे रखे हैं, क्वेश्चन में 90,000 दे रखे हैं, तो अगर आप ध्यान दें तो मेरे पास 7,20,000 प्लस मेरे पास 90,000 अपॉन में क्या करूँगा मैं, मेरा RFO कितना रुपए का है, मेरा RFO 9 लाख रुपए का है, तो कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 8,10,000 डिवाइडेड बाय 9 लाख इंटू 100। तो उसको सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर कितना आ जाएगा, यस 90% आ जाएगा। तो 90% विल बी द ऑपरेटिंग रेशो या ऑपरेटिंग कॉस्ट रेशो। यहाँ आपसे पूछा जा सकता था ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी है। सतीश जी ऑपरेटिंग रेशो का क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो कितनी होगी बेटा, 10% होगी। ये ध्यान रखेंगे, ये CBSE में पूछा गया है 2017 और 2018 दो बार ये सवाल पूछा गया है। ईयर एक बार दोबारा देख लेंगे हम लोग, 2017-18 के आसपास ही पूछा गया था। अगले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 50, ये हमारी हाफ सेंचुरी हो रही है। ये देखिए इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो 8 टाइम्स है, ओपनिंग इन्वेंट्री दी है, क्लोजिंग इन्वेंट्री दी है, और कह रहा है सेलिंग प्राइस कितना है मेरे पास 25% है ऑन कॉस्ट। कॉस्ट पे मेरा क्या है, बच्चे खुद निकाल लेंगे। तो आगे चल पड़े सर, फिर हम लोग छोड़ दें जरा इसको। तो यहाँ पे आप बच्चे ये लोग खुद करेंगे इसको। यहाँ सीधा फॉर्मूला लगाएंगे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का। फॉर्मूला क्या हमारे पास, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला है हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड या CRFO अपॉन में एवरेज इन्वेंट्री। ये सतीश जी कह रहे हैं कि बच्चे लोग खुद निकालेंगे। इसका आंसर हमारा आएगा 20% आ जाएगा बेटा। तो आप इसको चेक कर लेना बेटा, आई होप यू कर लोगे। फिर भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 51 देखेंगे, तब तक आप रीड करें इसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। सतीश जी फिर से कहते हैं झूठी, यानी चल झूठी। तो बताना है आपको कि यहाँ पे कौन झूठी है। यहाँ पे सारी स्टेटमेंट पढ़ते जाएंगे, झूठी स्टेटमेंट पे जरा सा क्रॉस मार लेंगे। देखिए पहली स्टेटमेंट क्या है यहाँ, पर्पज ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस बाय द ट्रेड क्रेडिटर इज टू डिटरमाइन वेदर द अमाउंट ड्यू टू दैम इज सेफ। ऑफ कोर्स बिल्कुल सही बात है। कंपैरिजन ऑफ वैल्यू ऑफ वन पीरियड विद दोज ऑफ अनदर पीरियड फॉर द सेम फर्म इज इंट्रा फर्म कंपैरिजन। यस बिल्कुल ये बात भी सही है। प्राइस लेवल चेंजेस इग्नोर द, यस ये तो हमने पहले भी किया था, हमारे लिमिटेशन में आया था। चौथी बात बची है हॉरिजॉन्टल एनालिसिस इज कंसीडर स्टैटिक। नो स्टैटिक नहीं है, ये डायनामिक में आता है हमारे पास। तो अल्टीमेटली क्या हो जाएगा कि डी इज द राइट आंसर। वैसे फॉल्स है लेकिन राइट आंसर हमारा ये बनेगा कि क्वेश्चन की डिमांड भी हमारे पास उसी तरीके से आई हुई थी। क्वेश्चन नंबर 52 देखेंगे। फिर से असर्शन आपका पीछा नहीं छोड़ रहा है बेटा, ध्यान रखेंगे। असर्शन रीजनिंग है, एक क्वेश्चन छोड़ना है तो हो सकता है आप इसको छोड़ दें तो आपके लिए बेटर रहेगा। देखते हैं, पढ़ते हैं। गिवन बिलो आर द टू स्टेटमेंट, वन लेवल एज असर्शन एंड अनदर इज रीजन। आप पढ़िए जरा। और ओवर वैल्यूशन स्टॉक विल डिक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट। आप बताइए ओवर वैल्यूशन जो स्टॉक है विल डिक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट। आप में से आपको मालूम है ग्रॉस प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या होता है बेटा, आपको मालूम है तो बताइए जरा। सर मेरा सवाल ये है आपसे कि जो स्टॉक की बात है सर, ये ओपनिंग की गिनूं या क्लोजिंग की गिनूं। सर बिल्कुल एक बहुत अच्छा सवाल पूछा, बच्चे के दिमाग में आएगा सर ओपनिंग लूँ और क्लोजिंग लूँ, या कई बच्चे कह रहे हैं एवरेज लूँ मैं। तो अल्टीमेटली हमेशा यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक के बारे में बात की जाएगी आपके लिए, क्योंकि जब भी हम लोग स्टॉक के लिए कंसिडरेशन लेते हैं तो क्लोजिंग स्टॉक को ही हम कंसिडर करते हैं। आपने प्रूडेंस कॉन्सेप्ट ही पढ़ा होगा, वहाँ पे भी हम क्लोजिंग स्टॉक को वैल्यू करते हैं, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का क्या बन जाएगा आपके लिए, ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा। तो इन्होंने कहा विल डिक्रीज द ओवर वैल्यूशन और विल डिक्रीज द ग्रॉस प्रॉफिट। बिल्कुल ये बात गलत है आपकी। आप कहेंगे सर कैसे बात गलत है, थोड़ा आप समझा दीजिए किस तरह से आपने इस बात को गलत कह दिया। देखिए आप अगर आपका स्टॉक अगर आपका ज़्यादा होगा तो आपने पहले CRFO निकालते हैं एक बार के लिए हम लोग। CRFO निकालेंगे। CRFO आपको फॉर्मूला मालूम है, ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री। जितनी आपकी क्लोजिंग इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो आपका CRFO क्या होता जाएगा बेटा, आपका कम हो जाएगा आपका। और CRFO जितना कम होगा आपका ग्रॉस प्रॉफिट उतना ही क्या हो जाएगा बेटा, बढ़ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ डिक्रीज की बात हो रही है, तो अल्टीमेटली ये स्टेटमेंट आपकी रॉन्ग है। दूसरा रीजन क्या है, ओवर वैल्यूएशन स्टॉक इज इंपॉर्टेंट टू डिक्रीज द प्रॉफिट। फिर से आ गई बात टू सेव द टैक्स। बिल्कुल ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक है बेटा। तो अल्टीमेटली तो इसका आंसर हम बिल्कुल चलेंगे डी लिखेंगे इसका आंसर हम लोग, डी इज अ करेक्ट आंसर। बाकी देखिए केवल 3 सवाल और रह गए हमारे, फटाफट से कर लेते हैं उनको भी। 53 यहाँ तक आते आते एनर्जी लेवल डाउन हो चुका होता है, और ये फिर असर्शन रीजनिंग का क्वेश्चन आ गया है। देखेंगे एक बार आप देखिए, डेट इक्विटी रेशियो शोज द रिलेशनशिप बिटवीन लॉन्ग टर्म एंड शेयर होल्डर फंड। बिल्कुल सही कह रहा है, एंड शेयर होल्डर फंड के बीच में ये रिलेशनशिप है, और कहता है कि लॉन्ग टर्म बोरोविंग आर शोन इन द बैलेंस शीट। ये बात भी बिल्कुल सही है, लेकिन आप देखिए क्या इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन है क्या ये, अरे वो डेट इक्विटी रेशियो है, डेट्स फाइन, बट वो उसके अंदर कवर होता है। दिस इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। तो बिल्कुल यहाँ पे इसका हम जो आंसर रखेंगे बेटा, ये हमारा आंसर आएगा बेटा, यहाँ सी आ जाएगा बेटा हमारे पास। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। ट्रांजेक्शन विल इंक्रीज द करंट रेशो। ये बहुत प्यारा सवाल है बेटा, छोटा सा सवाल है लेकिन बहुत ही प्यारा सवाल है ये।
कि यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि करंट रेशो आपकी 2:1 है बट नो चेंज इन वर्किंग कैपिटल, लेकिन वर्किंग कैपिटल में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, वो ट्रांजैक्शन आपको बतानी है बेटा यहाँ। तो यहाँ एक एक करके देखेंगे। पहला देखते हैं पेमेंट टू ए क्रेडिटर, 50,000 की पेमेंट करी क्रेडिटर को, तो क्या होगा आपका करंट एसेट्स कम हो जाएंगे आपके, करंट लायबिलिटी भी क्या हो जाएंगे आपके, कम हो जाएंगे, दोनों चीज़ें कम हो जाएंगी, तो दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो भी क्या आएगा, जीरो आएगा बेटे पास। कैसे सर, थोड़ा समझ में नहीं आया। देखिए करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी, मान लेते हैं हम लोग 1 लाख रुपए के करंट एसेट्स हैं और मेरे पास करंट लायबिलिटी कितने की है, ये 2 लाख मान लेते हैं और करंट लायबिलिटी मेरी 1 लाख रुपए की है, ठीक है जी, 2:1 के हिसाब से। पेमेंट करी क्रेडिटर को मैंने 50,000 रुपये की, तो यानी कि मेरे कितने रह गए, ये 1,50,000 रह गए और ये मेरी 50,000 रह गई। मेरी रेशो अल्टीमेटली कितनी आ गई, यस 3:1 आ गई। अब देखता हूँ मेरे करंट एसेट्स, यहाँ पे मेरी वर्किंग कैपिटल आ रही थी 2 लाख माइनस 1 लाख, 1 लाख आ रही थी, यहाँ 1.5 लाख माइनस 50,000, यानी कि यहाँ पे भी कितनी आ रही है मेरी, यस मेरी 1 लाख ही मेरे पास आ रही है यहाँ पे। तो अल्टीमेटली मैं क्या कहूँगा, यस ए इज़ माई करेक्ट आंसर। बाकी भी चेक करके देख लेते हैं। परचेज करा स्टॉक इन ट्रेड और क्रेडिट पे खरीदा, तो क्या होगा हमारे पास, मेरे करंट एसेट्स और मेरे करंट लायबिलिटी दोनों बढ़ जाते हैं, तो रेशो कम हो जाती है यहाँ पे। आगे चीज़ें देखने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि रेशो मेरी इंक्रीज होनी चाहिए करंट रेशो, और वर्किंग कैपिटल मेरी क्या रहनी चाहिए, इंटैक्ट रहनी चाहिए। सेल ऑफ फर्नीचर अमाउंटिंग टू 50,000 है, फर्नीचर की सेल करेंगे तो हमारा कैश बढ़ जाएगा बिल्कुल, लेकिन यहाँ वर्किंग कैपिटल में चेंज आ जाएगा हमारे पास, क्योंकि करंट लायबिलिटी में कोई इंपैक्ट यहाँ नहीं आया है। पेमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म बोरोविंग पेमेंट की है, तो मेरा कैश तो कम हो जाएगा लेकिन मेरी करंट लायबिलिटी चेंज नहीं होगी, तो अल्टीमेटली वी विल से द ए इज़ अ करेक्ट आंसर। लास्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, 55 क्वेश्चन पे चलते हैं। यस और ये आपके बाकी क्वेश्चंस के आंसर आ गए हैं। ये क्वेश्चन नंबर 55 है। क्वेश्चन नंबर 55 देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लॉन्ग टर्म बोरोविंग। लॉन्ग टर्म बोरोविंग के लिए आपको याद करना पड़ेगा, सतीश ने बताया होगा आपको, हाँ लड्डू दो ऑरेंज लो वाली हमारी फॉर्मूला है यहाँ बताना है कौन सा नहीं है। डिबेंचर बॉन्ड भी आते हैं, टर्म लोन भी आएगा, पब्लिक डिपॉजिट भी आएगा, क्या नहीं आएगा, यस कैश क्रेडिट यहाँ पे नहीं आएगा। तो अल्टीमेटली दिस वाज योर सैम्पल पेपर नंबर 4। तो आप इसको करिए, बार बार देखिए, जहाँ भी आपको प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। सतीश जी बच्चों के लिए कुछ कहना चाहेंगे आप सर? नहीं सर, गुड इवनिंग बच्चों। तो गुड इवनिंग हो गई क्योंकि गुड आफ्टरनून से शुरू हुआ था, हाँ इवनिंग पे खत्म हो रहा। हाँ तो बच्चों मैं आपसे कहूँगा कि सर का फायदा उठाइए और देखिए कि आपको उन्होंने कितने अच्छे तरीके से कराया, मैथ्स भी अच्छे तरीके से कराया। तो सर जी हम आपसे सीख रहे हैं, सतीश जी का एनर्जी लेवल देख के हमें भी एनर्जी आ जाती है बेटा। पांचवा पेपर जो है हम दोनों डिस्कस करेंगे, तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपको हमारी जोड़ी कैसी लगी। हम आपके कमेंट्स का इंतजार करेंगे। तो आज की क्लास हम यहीं ओवर करते और हैं। मैथ्स के लिए भी कुछ सेवाएं चाहिए तो सीएमए रवि सर के चले जाएंगे, वहाँ पे भी हम सैम्पल पेपर डालने वाले हैं। एक चीज और बताना चाहूंगा कि सर का अपना एक चैनल है सीएमए रवि सर क्लासेस, उसमें मैथ्स के सैंपल पेपर आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे जो कि अरिहंत से होंगे। तो आप वो चैनल भी सब्सक्राइब करिएगा और मैथ्स का भी लुत्फ उठाइएगा, क्योंकि अगला 6 तारीख का भी पेपर आपका मैथ्स का आने वाला है। तो इसी के साथ हम आज की क्लास कवर करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों। थैंक यू बेटा।